की आवाज कृष्ण वाण मंच के पॉडकास्ट कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं श्री रोहतास सिंह लाठर, जो बहुत ही प्रतिभाशाली और राष्ट्रीय विचारधारा को फॉलो करने वाले राष्ट्रीय कवि हैं। साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। साथ में मैडम पूजा जी, जो रिलेशन ऑफिसर्स हैं ब्रॉडकास्ट चैनल से। सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मास्टर रोहतास लाठर जी को मात्र 12 वर्ष की आयु में ही ये आभास हो गया था कि वे एक बहुमुखी काव्य प्रतिभा के धनी हैं। उसी बाल्यावस्था से उनकी लेखनी ने ऐसे विचारों और भावनाओं को शब्द दिए जो आज इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर बन चुके हैं। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी प्रेरणादायी विरासत है जो वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा देती है और उनकी राष्ट्रवादी छवि को भी दर्शाती है। श्री रोहतास लाठर की रचनाएं श्रोताओं के मन में जोश, प्रेरणा और आत्मविश्वास भर देती हैं तथा नई पीढ़ी को ऊंचे लक्ष्य तय कर सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रीय कवि श्री रोहतास सिंह लाठर जी ने पति पत्नी की घूमने जाने की वार्ता को बड़ी संजीदगी से देशभक्ति कविताई में पिरोया है। वो एक हम वीर मर्द घर बैठे थे और वह मेरी घरवाली न्यू बोली, यू सारा देश घूम गान लाग रहा, मन 23 साल हो लिए तेरा काला बलद की डाल कमाऊं, तू मन कितने ले गया। मन ने विचार कर मखा भाई सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, यू विचार करत पैदा होया। फिर उसका मन राखन खातिर मैं न्यू बोलिया मखा घूम का आवांगे, न्यू बता कि चलेगी। वह न्यू बोली चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाड़ा, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाड़ा। कौन से धाम? 80 लड़ाई सूरजमल जीत्या युद्ध का मैदान दिखा दे, सांपले दोहरे गड्डी में छोटू राम का मकान दिखा दे, अलगपुरे में खड़ी हवेली छाजू राम की पहचान दिखा दे, भरतपुर में पड़े आज भी केले का किवाड़ देखूं, पुष्कर के मां गूंज रही जवार सिंह की दहाड़ देखूं, नागौर शहर में वीर तेजाजी लिए खड़ा धर्म की आड़ देखूं, देखूं दयानंद का टंकारा गांव होया जहां वेदों का उजियाला, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। जींद शहर के पिछुआ में हरफुल का गांव जुलानी दिखा दे, मैना देवी जिंदी फूकी कानपुर की चाहनी दिखा दे, मारू जाट और उदय बहन की बल्लभगढ़ में निशानी दिखा दे, लाला जी के शर्म मारी कड़े पड़ीवा लाठी देखूं, गजनी पीटा जाटा नवा पानीपत की माटी देखूं, राजा नारसिंह का होटल पलवल मेरा लगरी गात चाटी देखूं, देखूं गोकुला जाट का मुकाम बंधा था औरंगजेब ते पाला, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। गुरु गोविंद सिंह के पूछने थे सरहंद की दीवार दिखा दे, जलियांवाले बाग में होया वीरों का संहार दिखा दे, दुर्गा भाभी ने देश की खातिर की छोप्या श्रृंगार दिखा दे, लाहौर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का घर देखूंगी, तीनों शेर फांसी तोड़े उस शौक ने फिर देखूंगी, उद्यमी राम का गांव लिबासपुर साजन बिना डर देखूंगी, देखूंगी धन्ना भगत का शाम होया था बस में मुरली वाला, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। दादा मेर सिंह जाट का गांव बरौना प्रेम कौर का प्यार दिखा दे, मुंशी राम का नगर जांडली 18 कोस हिसार दिखा दे, ईश्वर शंकर करोड़ा दिल्ली जाया वेदों का प्रचार दिखा दे, नगर मदीने शीश झुकावा दिल का हो जा दूर अंधेरा, मदीने तक बरायन चलाएंगे 3 कोस पे पीहर मेरा, घूम फिर शादी पर आवा जरा दादा अमर सिंह का बस्ता डेरा। रोहतास लाठर ने त्याग कर राम से सबका ओए रुकाड़ा, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना। श्री रोहतास लाठर जी धीरे धीरे राष्ट्रीय विचारधारा के कवि होते चले गए। ऐसी लेखनी के बहुत कम कवि होते हैं। मास्टर रोहतास लाठर जी आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित हुए। आप स्वर्गीय कवि श्री जाट मेहर सिंह से भी प्रेरित हुए, जो बहुत ही महान लेखक और उच्च कोटि के गायक हुए हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रीय
विचारधारा के आप धीरे धीरे जो है वो कवि होते चले गए, और बहुत कम लोग होता है कि जिसके अंदर इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको कब महसूस होना शुरू हुआ कि भाई जो है ना, सामान्य लेखनी तो सब लोग करते हैं, और इस तरह की विचारधारा कब उत्पन्न हुई है? इसके पीछे भी अगर मेरी प्रेरणा भी है, मेरे लिए जो प्रेरणा स्रोत रही, हमारा गांव आर्य समाजी गांव जी, मेरा शादीपुर गांव आर्य समाजी आज भी। अच्छा, आज भी आर्य समाज की विचारधारा यहाँ पे है जी। और हमारे गांव में समय समय पर आर्य उपदेश आ रहे थे, और वो आर्य उपदेश के जो ने बड़ा अच्छा प्रचार किया करते, और पूरा गांव पुरुष और महिलाएं इकट्ठे बैठ कर उनके पूरे कार्यक्रम को देखा करते। हम उस टाइम बच्चे थे, वो आर्य उपदेशक हमारे को छोटी छोटी लाठी देकर उसमें उनका झंडा टाइम पे देते और कहते कि गांव की परिक्रमा करो। हम गांव की परिक्रमा कराया करते, वेदों की ओर लौटो, ओम का झंडा ऊंचा रहे, स्वामी दान अमर रहे, इस प्रकार की। तो वो जो गाया करते, वो जिन महापुरुषों के ऊपर जो व्याख्या किया करते, प्रकाश डाला करते, उनकी प्रेरणा जो है मेरे अंदर। यानी आर्य समाज से जुड़ा होने के कारण और लगातार इस विचारधारा में रहने के कारण है जी। चलिए, ये भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप ये दोबारा आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के कारण ही आर्य समाज को हम कहें कि एक अब नई दिशा मिलनी शुरू हुई है। और ये अच्छा लगता है कि पिछले कुछ समय में दोबारा विचारधारा जो है इस तरह की जो है विकसित होनी शुरू। तो डॉक्टर साहब, आपकी एक रचना थी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी लगती है, और खास बात यह है कि उस पीढ़ी को तो जरूर अच्छी लगती है जो हमारे बड़े थे, जिन्होंने गायकी और कविताएं सांग, भजनों और रागनियों के माध्यम से देखी थी। वो आज भी जो है हमारी चाहे रूटीन मीडिया है, चाहे हम ये कहें कि आज के मनोरंजन के साधन हैं, उसके बावजूद भी इसकी तरफ ज्यादा जुड़ते हैं। रोहतास लाठर जी ने अपने गुरु कैसे चुने? मैं 24 में ग्राम लगाऊं, और मेरे नाना जी दादा जाट मेर सिंह के साथ आजाद हिंद फौज में थे। अच्छा, आजाद हिंद फौज में सैनिक थे। और देश की आजादी के लिए इन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के उन्होंने योगदान दिया था। तो जब यार सलाम अपने नाना को सुनाई, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका गुरु कौन है? मुबारक था मुझे इस बात का, इस पर समय और तो नहीं था मेरे को, अब पता नहीं था कि गुरु होता क्या। निरुद्ध हो गया जी। तो उस कमरे में उत्तरवांचल में एक फ्रेम में 3 फोटो थे। पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा दादा जाट में से, तीसरा मेरा नाना का। वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ कि उसमें सुपरस्टिशन नहीं दिखा, उस समय तकनीक हुई। हाँ जी। तो उन 3 मेरे नाना जी ने कही कि चप्पल निकाल, अरे जो बीच में है इनको हाथ जोड़ के नमस्ते करो। वो उठा जैसा उन्होंने कहा, मैंने हाथ जोड़े, सर झुकाया, नमस्ते किया। फिर मैंने पूछा नाना जी कौन है? आगे ये भाई जाट मेर सिंह, बहुत उच्च कोटि के गाने वाले और अव्वल दर्जे के कवि। तो वहां से मैंने जो उनको और उन्होंने भगत सिंह के कृष्ण में एक जगह लिख भी रखा है कि 12 साल मंडल में मेर सिंह की छाप लगी, रागनी गांव को पिटे, बुरी वक्त की धाप लगी, फिर बड़ों चला गया मनो भक्ति माप लगी, करो तो साथी शादी पर का या ना थी बात जरा सी। तो दरअसल इसमें दादा मेहर सिंह जी से आपने जैसे गुरु भक्ति का एक नाता जोड़ लिया, तो दादा मेहर सिंह जी की रचनाएं भी आपने बहुत अच्छी अच्छी सुनाई भी हैं, और कुछ रचना दादा मेहर सिंह के बारे में आपने लिखी भी। दादा जाटमेर सिंह का जो है ना, जाटमेर सिंह प्रेम को के नाम से मैंने एक 47 रानियां का पूरा किस्सा लिखा है। अच्छा। उनके जन्म से लेके और शहादत तक, और उसके बाद जो दादी का जीवन था प्रेम को गाँव कैसा रहा उसके ऊपर 48-47 का किस्सा। तो वैसे तो मैंने दादा जाटमेर सिंह की बहुत रानियां गाई थी। हाँ। तो 2019 में पहली बार मैं बरौनी गया था, दादा मेहर सिंह जाट की तरफ से, जिसको मैं अपना धाम मानता हूँ और मेरे लिए धाम है, मैं वहाँ पर जाके सब चुका था। तो वहाँ पहली बार मैं जब बरौना 2019 में गया, वहाँ पर मैंने स्टेज पर पहली बार रागनी गाई थी 2019 में। रागनी थी वहाँ दुनिया के वहाँ पर निशानी 100 मानस ना होने का, देश की खातिर शहीद हुआ दादा मेहर सिंह जाट में होने का।
फाग मास के शुक्ल पक्ष में आनंद कुटुंब में छाया, देवलोक ते चले कंद्र मृतलोक में आया, मृतलोक का कोई पदार्थ तुम्हें बांध ना पाया, थोड़े दिन की छुट्टी थी वो फिर सुनते लाया। आया मेरे सिंह गया मेरे सिंह खेल था को छोड़ेगा, दुनिया के मामले में शनि सौ मानस ना होगा। ओ नारगी मान के ओ चिकने बात बचपन में दिखाने लग गया कृष्ण जी का मार्ग, साधु संत गौ की सेवा करता था दिन रात, सत्पुरुषों के सत्संग से सीखी धर्म की बात। उसका देश दीवाना हो गया कि क्या ढंग से होने का, देश की खातिर शहीद हुआ था तभी सिद्धार्थ बनने का। नेताजी की गेलारक आजादी की लड़ी लड़ाई, जरा पक्षी वाले गोली चाले उन्हें कलम चलाई, जो देखा वो लिख गया थी कवि की चतुराई, घर घर के मासूरी जा से उसकी कथा बनाई। साधु का महात्मा रोई गम गढ़ाता खुलेगा, देश की खातिर शहीद हुआ था तभी सिद्धार्थ बनने का। 10 इंद्रिय और 25 प्रकृति की तीबाई निगह की, पंचभूत की काया का और लागे कर्म की टंकी, सरस्वती का वरदान निशा था कुछ ना छुट्टिया बाकी, दुर्गु भगत की धारा मारी उसने ज्ञान की बाकी। और रोता सलाट्रिया दुनिया जाने के फायदा है के फायदा तुम मिलोने का, देश की खातिर शहीद हुआ था तभी सिद्धार्थ। बहुत बढ़िया कविता है आपकी जो है ये, और ये बड़े कम शब्दों में और एक ही उसमें जो है ना दादाजी का जीवन बड़ा आपने संजो के रखे। तो डॉक्टर साहब जब आपने दादाजी को गुरु बना लिया और सारा ये करना शुरू किया, तो आज तक आपने ऐसी कितनी रचनाएं हैं जो टोटल एक अंदाजा सब, ऐसे तो कवि की रचनाओं का एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि कवि का तो ये होता है कि जो मैंने सुना है कि भाई सरस्वती दिमाग में भी वास करते और कलम में भी वास करते, तो वो जब बैठ जाता है तो कुछ न कुछ लिखा ही होता है। तो लग सकती है आपकी टोटल रचनाएं कितनी होंगी अंदाजा से? अब तक मैंने जो है लगभग 16 किस्से लिखे। एक किस्सा मतलब अगर रोशन मान के चलोगे तो आप 35 रह गए किस्से में। हाँ एवरेज निकाल एवरेज हाँ 35 रह गए एक किस्से में। और उसके अलावा लगभग ये तो संख्या बड़ी होगी 80 85 लगेगी सामाजिक और देशभक्ति से उपरोध, यानी सामाजिक ताने बाने से संबंधित भी फुटकर रागने जिसको फुटकर रागने बोलते हैं, तो वो भी 80-85 होंगे। दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी के बारे में श्री रोहताश लाठर जी ने बताई ऐसी बातें जो नई पीढ़ी को भी जाननी चाहिए। डॉक्टर साहब चौधरी छोटू राम जी के जीवन से प्रेरित होकर कोई एक रचना आप हमारे दर्शकों को वो भी सुनाओ जो दिल को छू जाए। देखो जी वैसे तो उन्होंने दीनबंधु चौधरी छोटू राम का पूरा किस्सा लिखा है, जिसमें लगभग 27-28 रह गया है। तो एक रानी जब वो परमात्मा ने प्यारे हो उस समय की है, जब उनका जो निकट समय आ गया, हाँ जब वो जो हमें गुजरे गए जो अपने तब की है 9 जनवरी 1947 का आगे इतिहास का दुनिया के मालूम का पड़ गया छोटू राम के स्वर्गवास। पंजाब सूबे के मिनिस्टर थे, लाहौर हमारी राजधानी थी, लाहौर में उनको बंगला मिला हुआ था, उस बंगला का नाम शक्ति भवन था। 9 जनवरी 1947 का आगे इतिहास का दुनिया के मालूम का पड़ गया छोटू राम के स्वर्गवास का। शक्ति भवन लाहौर में थी, चारों ओर उदासी, कर्नल खीजर हयात खान हो रे बदवासी, डॉक्टर नंदलाल बैठे, कर्नल अमीर चंद्र विलासी, दिन के ठीक 11 बजे उठी बोल रही और राम सबका भला करे, युवा के मौत का गुंजाइश का दुनिया के मालूम का बनेगा छोटू राम के स्वर्गवास। डॉक्टर नंदलाल का एक आधा भी हुआ तो दूसरा आतंकी लूटमार आया, खांसी आई और वैष्णव के भगवान राम सबका, यानी वो बोलते जो आखिरी बोल राम सबका भला करे, युवा के मौत का गुंजाइश का दुनिया के मालूम का बनेगा छोटू राम के स्वर्गवास। लाओ से की पड़ती छोटू राम है आगे बाखड़ा बात बनाने वाला करनिया काम रहा है, विश्वनाथ बोल लगे किसान का श्याम रहा है, पंजाब सूबे की जनता का सच्चा इंतजाम रहा है। ज्ञानो देवी से बेटी आएगी संत माता में फास का दुनिया के मालूम का बढ़िया छोटू राम के स्वर्गवास। सचिवालय हाई कोर्ट जिला न्यायालय बंद होगी, राजकीय शोक घोषित हो गया, काम काज बंद होगी, देश बाजिया लाहौर में दरदरता ये बंद होगी,
देश भाजपा लाहौर में जनदरदा के फंद हो गए कर राज्यपाल किम जोंग रो कहने अंग हो गई अराजकता में पूरा टगा आम है ना संस्कार 2 जनवरी 1947 इतिहास का 10 जनवरी को पार्टी की रोक के मा जाएगी राजकीय सम्मान होया मातमी धुन मचाएगी 10 जनवरी को पार्टी के रोक के मा जाएगी राजकीय सम्मान होया मातमी धुन मचाएगी हाहाकार मचा जबरदस्त सारे कोच बुलाएगी महारा राम छोटी राम ठीक जाती बुलाएगी समझनिया में चोट करे से काफिया मास्टर रोहतास का 9 जनवरी 1947 का इतिहास का दुनिया के मानव का बहुत बढ़िया रचना, ये तो डॉक्टर साहब बहुत शानदार बनाई आपने, और ये चीजें इस भाषा में कम से कम हमारे इतिहास में भी कहीं पे दर्ज नहीं है। जी चौधरी धजाराम जी जॉर्ज स्कूल के हेडमास्टर रहे। उन्होंने मेरे को ये बताया कि जब छोटू राम जी का संस्कार किया गया, इतना घी उसके ऊपर गिरा था कि सड़क तक खाड़ बैठ लोग ले बड़े लोकप्रिय है नाम है वो जो लोग अपने बच्चे घी दे रहे हैं, ये उनकी आंखों देखी बात थी। अभी कल जो पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के श्री अनिल सैनी जी प्रोग्राम में आए हुए, और उनकी एक बात मुझे बड़ी अलग अच्छी लगी और बड़ी अलग भी थी वो इस तरह की कि जो चौधरी छोटूराम जो थे वो इस विचारधारा के आदमी थे कि वो 36 बिरादरी के नेता जी, ये उनकी बड़ी जो थी। वास्तव में उसने कहा कि कुछ लोगों ने उनको सीमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक जाट कम्युनिटी के लिए कौम के नेता नहीं थे, किसान और मजदूर, हाँ सबके नेता, किसान और मजदूर 36 जाति वाली किसान और 36 जाति वाली मजदूर, बाटों का स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ श्री रोहताश लाठर जी, आपने उन माताओं को भी अलंकृत किया जिन्होंने शेर सुरमाओं को जन्म दिया। लट साहब बहुत अच्छी आपकी रचना लगी। एक और आपसे हम सुनना जरूर चाहेंगे कि जो लोगों को बड़ी प्रेरित करती है कि मैं उन माओ को पूजो सूं जी, तो ये रचना आपने कब लिखी और जब मैंने ये में मारे ये नृत्य नाट्य वाली उनमें लिखी। चलो अपनी श्रद्धा है, अपनी आस्था हमें लोग नवरात्रों के माताओं का तो होता है ठीक। हाँ जी, हमारी माताएं तो मेरे से किसी भाई ने न मेरे से क्या उसके मेरी घरवाली से कीजिए, मतलब पड़ोस ने नहीं पूछी मैं तू नहीं नृत्य करती रहती, तो माता को नहीं पूछती, तो उसके बाद मेरे से लड़की मतलब उनसे सवाल किया किसी ने तो सवाल किया, मैं वही बैठा था अपने घर, वो एक हमारे गांव से उनकी महिला हमारा घर आई थी, उसकी मेरा जो वीर बनी है उस पर पूछी कि तू नृत्य ही करती थी ना, मैंने बोली ना मेरे फिर तू इनकी देविया रामायण पूजा नहीं करती, मैं फिर मित्र ने बोला मैं पूजा कर मेरा तुम पूजा करूंगा तो जो मेरा की बनाई थी जिन्होंने अब मैं तो उन माँ को पूछूं माँ पूछो को जाती उनकी खबर होगी उनको मात्र देव की देवी ने पूछू शेर समुद्र में जाया था, गंगा देवी ने पूछू जुवासी को दूध पिलाया था, बसंत कौर ने पूछू राजा सिंह को खिलाया था, केशवरी देवी ने पूछू दिल्ली का तक चलाया था, कुआर के लिए का भरपूर लेगी कर बंदाना काम की मधुर माँ को पूछू माँ पूछो को जाती। देखो एक श्रद्धा है, कोई पत्र की बना रहे हैं, लेकिन अगर हम माँ शेरा वाली को ढूंढा रहे तो माँ शेरा वाली तो एक ही भगत सिंह को जन्म दिया विद्यावती शेरा वाली, ओ थी शेरा बिल्कुल भगत सिंह को जन्म दिया विद्यावती शेरा वाली थी, और पूजा सा शेर धन्यवाद धर्मपुर बसाई थी, उदमी राम देवता जन्म दिया चांदपुर की शांति रानी थी, छात्र रामदानी जन्म सोना देवी कर पाई, गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी तजा कर की जाती मधुर माँ को सरिया देवी ने पूछू जिसने पैदा छोटू राम करे, यशोदाबाई ने पूछू सुदया साधान करे, गंगाबाई ने पूछू सुधा नाम साधान करे, कर्माबाई ने पूछू जिसने का मुंह निशान करे, गोकुला जाट की माता तो मुंह लेकर जस्तमाम भी मधुर माँ को पूछू सुनो माँ को सुनो, बर्थो देवी ने पूछू जिसने मेरे सिद्धार्थ ने
ललित देवी ने पूजू पृथ्वीशन भजन सम्राट से शक्ति देवी ने पूजू सुमो श्री राम लाइट से नंद कौर ने पूजू सुमो ईश्वर से ना गए से रोता सराठता की प्रेम कौर में पूजू जो बना बड़ी ने दावी मधु मां को पूजू जब पूजन के तो लायक से ही बाकी अपनी श्रद्धा की बात बहुत बढ़िया सब। अगर ये देवियां इन महापुरुषों को जन्म नहीं देती तो आज हमारा हमारा बहुत स्थान रिक्त होता है, हम कहाँ होते बहुत स्थान रिक्त होता है। अब डॉक्टर राजेंद्र बताएंगे कि संजोई संस्कृति का लाभ नई पीढ़ी कैसे उठाए। डॉक्टर साहब आप भी जो है बड़े अनुभव और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आप क्या मानते हैं थोड़ा सा हमारी जो नई विचारधारा है, जो बच्चों की नई जनरेशन है, उसके लिए ये जो हमारा पुराना संग्रह है, जैसे अभी संजोने का काम डॉक्टर साहब ने भी किया और हमारे बड़े बड़े लोग कभी भी करके गए, तो ये इसका लाभ हमारी नई पीढ़ी कैसे उठाए? थोड़ा सा हमारी जो नई पीढ़ी है वो एक विचारधारा से प्रभावित नहीं है जी। भारतवर्ष में अनेक विचारधाराएं पाई जिनका एक सम्मिश्रण जो है वो इस पीढ़ी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। विशेष तौर पर आंग्लीय लोग जो आए और उन्होंने जो सिस्टम दिया, उस सिस्टम की जो धारा है उससे एक प्रकार से हमारा देश है उस नदी के अंदर बह चुका है और इसको वापस लाने के लिए इससे और भी प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। जितना प्रयास हुआ है वो इतना थोड़ा है मेरी अपनी समझ में कि ना के बराबर ही। शिक्षा के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए और जो कुछ इन बच्चों को जिस रीति से शिक्षित करना चाहिए, आज वो शिक्षा की रीति हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो शिक्षा की रीति है उसको न केवल अंग्रेजी सिस्टम ने, जिसको लोग आजकल कहते हैं कि मैकाले का सिस्टम है, उसने इसको प्रभावित किया, इसके साथ साथ दूसरे देशों की भी शिक्षाएं जो मीडिया के जरिए प्रसारित होकर के इनको प्रभावित कर रही है, वो इतना प्रभाव डाल रही है इनके ऊपर कि इनकी अपनी विचारधारा जो है वो काफी कुंठित हो गई। इसलिए भारतीय सिस्टम को नए सिस्टम के साथ जोड़ करके जब तक हम इनको आगे नहीं ले जाएंगे तब तक हमारे बच्चे जो है इन सब चीज़ों से महरूम रहेंगे, अर्थात इनके पास नहीं जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि भी जो हमारी नई जनरेशन है उनको धीरे धीरे हमारे उन चीज़ों में आने के लिए जो आज मिक्स हो गई है सारी कल्चर, उससे हट करके हमारी रूट्स पे आना पड़ेगा, हमारी बुक्स पर भी आना पड़ेगा और हमारी जो दो अमूल्य विचारधाराएं जिनको वैदेशिक लोग जानना चाहते हैं उनको इनके साथ जोड़ना पड़ेगा साधारण भाषाओं में। यद्यपि हमारी प्राचीनतम भाषा जैसा कि ऋग्वेद से याद होता है ये संस्कृत की पुरानी भाषा है। संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसके पश्चात जो है दूसरी भाषाएं अस्तित्व में आई हैं। हिंदी लगभग 1000 साल पहले अस्तित्व में आई और 1000 साल पहले की हिंदी जो है उसको अगर आज पढ़ने लगेंगे हमें तो वो भाषा जो है ये बच्चे और आज के अध्यापक समझ नहीं सकते। तो इनको इनकी अपनी भाषा को मातृभाषा भी हम एक नहीं बना सके, हम एक कंटेक्ट लैंग्वेज नहीं खड़ी कर सके, न ही एक लिपि को खड़ा कर सके। इसका रिजल्ट ये निकला कि विचारधाराएं और भिन्न भिन्न स्टेटों की भिन्न भिन्न लिपियां भिन्न भिन्न भाषाओं में डिवाइड हो गई। यानी ये जो विभिन्नता रही भाषाओं की वो भी एक बाधा रही है। हाँ, बाधा रही जी। कम से कम एक भाषा ऐसी तो हो तो सारे भारत को उसको जोड़ सके। आज हमने प्रयास किया है और इस कड़ी को लगातार करेंगे और मुझे आखिर बहुत अच्छा इस बात को लगा कि लाट साहब कंटिन्यू कई चीज़ों को लेकर रहे हैं, एक एक चीज़ को लेकर के भविष्य में आप चलेंगे और आपकी जो बात है डेफिनेटली वो नई पीढ़ी को सीधी चाहे समझ ना आए पर कुछ लोगों को हम भी प्रयास करेंगे, आप भी करोगे। हरियाणवी बोली के बारे में बोले डॉक्टर राजेंद्र सिंह। भारतवर्ष में त्रिभाषा सूत्र बनाया गया था क्योंकि कई भाषाएं थी, सभी भाषाओं को एकदम तो कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है, तो त्रिभाषा सूत्र चलता है जिसमें पहली भाषा तो उस स्टेट की अपनी भाषा होती है। और हरियाणा में वो भी स्थिति नहीं आ पाई
क्योंकि हिंदी को मातृभाषा पराय नाम मान लिया गया। वास्तविकता में यहाँ इस देश की भाषा इस इलाके की हरियाणा की भाषा हरियाणा भाषा है। हरियाणवी भाषा भी इसको कहते हैं, जाटू भाषा भी लोग इसको कहते हैं। लोग इसको आज तक हरियाणवी बोली का नाम दे रहे हैं, जबकि मैंने 1988 में रिसर्च का वर्क रोहतक से शुरू किया, रोहतक यूनिवर्सिटी से। उसमें जो मेरे को टॉपिक मिला था वो था हरियाणवी भाषा के उद्भव एवं विकास में संस्कृत का योगदान। तो मैं ये समझता हूँ संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ती है। अगर एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए कि जिस स्टेट का बालक है, जिस भाषा का बच्चा है, वो भाषा और संस्कृत भाषा, इन भाषाओं को दोनों को साथ साथ चलाया जाए, अनुवाद के रूप में या अन्य सरल विधियों से या एक अन्य कोर्स के रूप में, जिससे हर बच्चा ये समझ सके कि हमारी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से है, ताकि इनको एक सोर्स का पता लगे कि एक ही सोर्स है जिससे हम उद्भव हुए हैं, और इनमें आपस का बैर भाव मनमुटाव मिट जाए, और जो एक कॉन्टेक्ट भाषा जरूर होनी चाहिए। उसके लिए जैसे मैं गांधी जी के विचार से सहमत हूँ कि हिंदुस्तानी का उनका कहने का मतलब है हिंदुस्तान की भाषा जो है एक होनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि हिंदी ही हिंदुस्तान की भाषा का रूप ले सकती है अगर दूसरी भाषाओं के शब्दों को बीच में धीरे धीरे शामिल कर दिया जाए, ताकि सब इसको अपनी समझे और कोई ये न समझे कि ये हमारी नहीं है। तब जाकर के ये मेरी अपनी समझ में एक लिपि और एक भाषा, मैं समझता हूँ देवनागरी लिपि से अच्छी दूसरी लिपि इनका इसका ये नहीं है। नहीं, आपका जो मुद्दा है वो बहुत अच्छा है और ये जरूरत भी है हमारी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को अगर हम एक भाषा से जोड़ते हैं, और इसमें ये माध्यम भी अच्छा है कि भाई पहले उस राज्य की भाषा और फिर एक भाषा कॉमन हो, तो ये आसान भी हो सकता है। इसको कार्यात्मक रूप में लाया जाए तो ये आसानी से आ भी सकता है। अंग्रेजी का मुकाबला अन्य भाषा नहीं कर पा रही। दूसरी समस्या एक और ये है कि मैं कई बार विश्व पुस्तक मेलों में गया, मैंने ये देखा है कि अंग्रेजी के अंदर जो साहित्य की सृजना हो रही है वो अन्य भाषा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और आज के विज्ञान की भाषा जैसे अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद की भाषा जैसे संस्कृत भाषा है, उसी प्रकार से आज के मॉडर्न साइंस की भाषा जो है वो अंग्रेजी को ही मानना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी को हमें अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि चलकर सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं और एक देश की रचनाएं दूसरे देशों में जाती हैं, और अगर हम अपनी रचनाओं को उसमें लिखें, दूसरे हम ऐसा प्रबंध करें कि हमारी एक भाषा के अंदर बाहर की जो रचनाएं होती हैं उनका अनुवाद होता चला जाए। ये काफी अच्छी विचारधारा है डॉक्टर साहब इसमें आपकी, और इसको आज का जो प्रोग्राम था डॉक्टर साहब ये अचानक बनाया, और अचानक में इतने बगैर किसी चर्चा के आपने और डॉक्टर साहब ने जो विचारधारा रखी, ये हमारे दर्शकों को तो पसंद आएगी। जो भी लोग इनको देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और जिन तक भी ये जाएगी वो सब लोग भी प्रेरित होंगे। और आपने समय निकाला इस चैनल पर आने के लिए, इसके लिए आपका और डॉक्टर साहब आपका बहुत नहीं, आपका है धन्यवाद। तो जी हम तो अपने घर बैठे हैं, अपने गाँव में बैठे हैं, धन्यवाद तो आपका है। देवी जी दिल्ली से चलकर आई, आप रोहतक से चलकर आए हो। देखो ये बात ये हमारा आओ है, मानता हूँ ये बहुत बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। होता क्या है कि जो ज्ञान है ना उसको कहीं ना कहीं एक माध्यम होगा तो बहुत लोगों तक जाएगा, और ये वो प्रकाश होता है कि जिसकी आभा चारों तरफ है जी। और अगले प्रोग्राम में हम जरूर चाहेंगे कि एक इसको जो है ना सीरीज में हम एक एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी को जोड़ेंगे जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। सभी लोग मेरी ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार।